उसके घर में इतनी गरीबी थी कि जब वो चौथी क्लास में था तो उसके पिता उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसको काम पर लगाना चाहते थे। टीचर के समझाने पर जैसे तैसे पढ़ाई तो बच गई, लेकिन जिंदगी आसान नहीं हुई। उसने अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए होटल में वेटर का काम किया, पिता के काम में हाथ बटाया। वो पढ़ता जा रहा था बिना ये जाने कि उसको बनना क्या है। लेकिन एक बार एक अधिकारी ने उसके पिता से रिश्वत मांगी और उस दिन शेख अंसार अहमद ने यह तय कर लिया कि वो एक अधिकारी बनेगा। महाराष्ट्र पीसीएस की परीक्षा वो पास नहीं कर पाया, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा उसने पहली कोशिश में ही न सिर्फ पास कर ली, बल्कि 361वीं रैंक भी हासिल की। बहुत 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 स्वागत है आपका जिंदगी लाइव में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतने यंग ऑफिसर को अपने सामने देखकर। चाहूंगी कि आप सबको बताएं कि किस उम्र में आपने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की है। मैं 21 साल का था तब मेरा रिजल्ट आया था। 21 साल की उम्र में मैंने एग्जाम क्लियर की थी। एंड यू बीन वन ऑफ द यंगेस्ट? जी। वाह। बहुत गरीबी के दिन देखे हैं बचपन में? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मेरे पिताजी जैसा एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे और जो बीपीएल फैमिलीज होती है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो घर आपने देखा अभी, वो घर भी हमें उसी के तहत मिला था। तो एक बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली में मैं पैदा हुआ था। अच्छा, ये क्या हालात बन गए थे कि आपके फादर को स्कूल जाकर ये कहना पड़ा कि मैं इसको नहीं पढ़ा पाऊंगा? मेरे पिताजी को किसी ने बताया कि इसको पढ़ा के कौन सी नौकरी लगनी है, सरकारी नौकरियां नहीं है और हमारी कम्युनिटी के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, कोई नौकरी नहीं देता, उससे इसको पढ़ा के कोई मतलब नहीं है, आप इसी किसी काम को लगा दीजिए, घर में 2 पैसे आ जाएंगे। एक मैसेज सुनवाते हैं आपको। जब उसके पिताजी स्कूल में आए तो वो बोले उसका नाम निकालने का है, अब उसको स्कूल में नहीं रखने का। फिर मैंने बोला क्या करेंगे फिर उसका, वो क्या करेगा? तो उसको कुछ तो भी काम धंधा दे के काम करेगा। तो मैंने बोला ये अच्छा नहीं, और वो जहाँ तक पढ़ना चाहे उसको पढ़ने दो। इन्हीं की वजह से एक्चुअली मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर ये मेरे पिताजी को नहीं बताते तो शायद मैं कहीं रिक्शा चला रहा होता। आपकी अम्मी भी खेत में मजदूरी करती थी घर का खर्च चलाने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। घर का खर्च, और मैं जब पुणे में पढ़ाई कर रहा था तो मेरा भाई भी मुझे पैसे भेज दिया करता था, लेकिन पैसे कभी कभी कम पड़ जाते थे। तो मेरी अम्मी खेत में काम करती थी, लैंड लेबर, तो वो भी उसकी जो कुछ सेविंग होती थी वो मुझे भेज देती थी। चलिए आपके लिए एक और मैसेज। पर आंसर ने पहले पास से रात का भी चिड़चिड़ाक लगा के पढ़ाई करता गया। सो जा बोले होंगे तो नहीं तुम सो जाओ, दिन कभी कभी दिन निकल जाना उसको। जो पहले पास से पहली से एक नंबर 1 आते गया तो आखिर तक नंबर 1 ही आया उसका। उसकी पढ़ाई को हमने कोई कमी नहीं आने दी, घर का परस्ती बताई नहीं हमने उसको कभी। और उस दौरान भी परिवार की स्थिति तो बदली नहीं थी, दिक्कतें थी। उस समय भी आपको बहुत काम वाम करना पड़ा अपनी किताबों का खर्च उठाने के लिए। 10th में मेरी छुट्टियां चल रही थी और मुझे कंप्यूटर सीखना था। तो MSc IT का कोर्स आता है, वो कोर्स मुझे करना था। उसकी फ़ीस थी लगभग 2,800 समथिंग, उस वक्त उसकी फ़ीस थी। पे करने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने मेरे अब्बू को बताया कि भाई ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर मुझे काम करना है, मुझे वो लगभग 3,000 रुपये तक कुछ पगार दे रहे हैं। अब्बू ने कहा ठीक है, तुमको करना है तो करो। फिर मैं उस रेस्टोरेंट में काम करता था। सुबह 8 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक वो काम होता था। बीच में 2 घंटे छुट्टी मिलती थी, उसमें मुझे मेरा लंच करना होता था और 1 घंटा मुझे वो जो कोर्स है उसकी तैयारी के लिए जाना होता था। हमारे गांव में ही वो होता था और काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे वो बड़ा पॉट लेकर पानी लेकर आना पड़ता था कुएं से निकाल कर। फिर उसके बाद जो कस्टमर्स आएंगे उनको चाय सर्व करना, उनका टेबल वगैरह साफ़ कर देना, ये सब इस तरह का काम एक वेटर का काम था। और उसके बाद जब 10 बजे होटल बंद हो जाता था, गांव में 10 बजे जनरली हमारे बंद हो जाता था, तो 1 घंटा मुझे जो फर्श वगैरह होता था वो सब साफ़ करना होता था बैठ के हाथ से। तो वो काम मैंने किया। माय गॉड। तो घर में सिर्फ आप ही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बाकी सबकी पढ़ाई छूट गई, काम करने लग गए या शादी हो गई बहनों की? जी, घर में नहीं, पूरी जनरेशन का मैं फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ। हमारे पूरी जनरेशन में कोई पढ़ा नहीं है, तो घर का मैं अकेला ही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। और बाकी के जो बहनों की शादी हो गई थी जल्दी, और भाई जब 5th स्टैंडर्ड में था तब से वो मेरे माँ बाप के पास काम करता था। एक मैसेज और सुने। जी। मुझे स्कूल में जाना पसंद नहीं था, यानी मुझे इंटरेस्ट नहीं था उसमें पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए। और मैं एक बार 6वीं में ही फेल हो गया था। तो जब से मैंने स्कूल छोड़ी और मैंने दिल में ठान लिया कि मैं तो इतना होशियार नहीं हूँ, लेकिन मेरा भाई मुझसे भी ज़्यादा होशियार है, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ के अपने मामा की तरफ काम के लिए गया। लेकिन इतना मुझे गर्व है कि मेरा भाई मेरे वजह से कुछ ना कुछ आज बन गया।
मेरे सक्सेस का बहुत बड़ा क्रेडिट जो है मेरे माता पिता के बाद मेरे भाई को जाता है। क्योंकि देखिए अक्सर ये होता है कि बड़ा भाई छोटे भाई की पढ़ाई के लिए पैसे खर्च करता है, लेकिन यहाँ उल्टा था। छोटा भाई रात दिन मेहनत करके बड़े भाई को पैसे दे रहा था। ये आपसे छोटे हैं? जी। और मैंने 10वीं की छुट्टियों में काम किया, 12वीं की छुट्टियों में काम किया, कॉलेज के फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में काम किया, लेकिन लास्ट के 2 साल जो बहुत अहम थे मेरे प्रिपरेशन के, उस वक्त मैंने कहीं कोई जॉब नहीं की। मुझे जो सारे पैसे थे मेरे भाई पूरी डेट के ऊपर मुझे ट्रांसफर कर देता था बैंक में। तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। अच्छा एक बात बताइए, कभी आपने अपने अब्बू से शिकायत की कि अब्बू अगर 4th में तब वो नहीं आप मेरे टीचर की बात मानते, अगर मेरी पढ़ाई छूट जाती तो आज मैं IAS ऑफिसर नहीं होता? मैंने कभी मेरे अब्बू से कोई शिकायत नहीं की है। कोई गरीब नहीं चाहता कि उसका बेटा कभी ना पढ़े, कहीं मोल मजदूरी करे चाइल्ड लेबर के तौर पर, कोई बाप नहीं चाहता, लेकिन वो मजबूरियाँ थी उनकी। सो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मेरे पेरेंट्स की। आज तो वो बहुत फख्र महसूस करते होंगे आपके ऊपर। जी जी जी। एक मैसेज और आया आपके लिए। 12वीं में उसको 100 पाव के 100 मार्क मिले, आर्ट्स में वो भी, तो मास्टर लोग मुझे वहाँ बुलाए, बाहर वाले कॉलेज में मेरा सत्कार रखे, मेरा स्वागत करे, मेरे को बुलाए। फिर मेरे और छाती ऐसी धड़कने को लगी कि मैंने बोला आप कुछ तो भी मेरा बच्चा बनने के काम का हो गया, कुछ तो भी है मेरे में ताकत। वो हिसाब से फिर मैं करते गया। फिर बाद में बोला अपने को जो घर भी बेचना पड़ा और दुकान भी बेचना पड़ी और गाड़ी भी बेचना पड़ी तो भी बेच डालेंगे, अपन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। उन्होंने मुझे पूछे कि आपका बच्चा क्या बना, तो मैं बोला सर मुझे वो भी नहीं मालूम, मेरे को इतना मालूम है कि मेरा बच्चा कोई ऑफिसर बनने वाला है। ये बताइए, अब ये सब हालात हो गए, उसके बाद ग्रेजुएशन, और दिमाग में ये कब आया कि मुझे UPSC, मतलब गांव में जैसे आप पले बढ़े, आपको पता भी नहीं होगा कि UPSC की परीक्षा भी कुछ होती है, तो ये सफर तक कैसे पहुंचे? हमको एक घरकुल योजना मिली थी BPL फैमिली के तहत। तो मेरे पिताजी तहसील ऑफिस में उसका चेक लाने के लिए गए थे। वहाँ के ऑफिसर ने कहा कि देखो अगर आप मुझे 10% देते हो, 30,000 हमको तब मिल रहे थे, 10% अगर आप देते हो इसका 3,000 रुपये, तो मैं आपको अभी चेक आपका सैंक्शन करा दूंगा फास्ट इमीडिएटली। ऐसे हालात में 3,000 रुपये की रिश्वत उन्होंने उस ऑफिसर को दे दी। तब उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि करप्शन के सबसे बड़े शिकार हम जैसे गरीब लोग होते हैं। फिर 10th की छुट्टियों में हमारे एक क्लास टीचर थे मापारी सर, वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बने, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के MPSC के जो स्टेट का एग्जाम होता है वो क्लियर करके ऑफिसर बन गए। उनका मैंने पेपर में नाम पढ़ा, फिर उनको मैं जाकर मिला, मैंने कहा सर आप ऑफिसर बन गए और मुझे भी ऑफिसर बनना है, कैसे बनते मुझे प्लीज़ बताइए। फिर उन्होंने मुझे MPSC के बारे में बताया। फिर मैं जब कॉलेज में गया 10वीं पास करके, वहाँ पर हमारे एक टीचर थे जो वो भी तैयारी कर रहे थे UPSC की। मैंने उनसे MPSC के बारे में पूछा और फ्लो में उन्होंने मुझे UPSC के बारे में बता दिया कि ये भी बड़ा, उससे बड़ा एग्जाम होता है, इसमें से IAS बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो। सपने देखने के लिए कौन से पैसे देने, और मेरे पास हारने के लिए कुछ था ही नहीं। तो मैंने कहा चलो बड़ा गैम्बल खेलते हैं, मैं अब UPSC की तैयारी करूंगा। अंसर, कभी जब तैयारी कर रहे थे UPSC की, उस दौरान भी तो ये फेज आया होगा कभी कि ये प्रेशर बने कि अब छोड़ो, इसमें तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं, कम से कम अब्बू अम्मी का हाथ बटाएं, ये प्रेशर था आपके ऊपर? जी बिल्कुल था। बहुत बार ऐसा लगता था कि कंपटीशन देखिए 5-5.5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, तैयारी करने वाले तो उससे भी ज़्यादा है। लेकिन बाद में खुद से ही मैं पूछता था कि ठीक है, मैं ये नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, छोटी मोटी कहीं नौकरी कर लूँगा, उसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं रह पाऊँगा, मुझे बड़ा करना है कुछ तो। और मैं पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकता था क्योंकि देखिए मेरे सामने 2 ही ऑप्शन थे, डू और डाई, इसमें मुझे करना ही था। और वही रीज़न है कि मैं इतनी फर्स्ट अटेम्प्ट में 21वीं साल की उम्र में ये क्लियर किया, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। एक मैसेज और है आपके लिए। जब UPSC मेंस का रिजल्ट लगा उस दिन मैंने तुझे कॉल किया था और मैंने तुझे सबसे पहले बताया कि तू पास हो गया है। उस शाम हम मिले भी थे, तू बहुत खुश और इमोशनल था, मैं भी वो खुशी जाहिर कर रहा था। पर उस इतने बड़े दिन भी तेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। हम दोनों ने हमारे घर पे ही खाना खाया था। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैंने तुझे खाना खिलाया, पर मेरे लिए ये अवसर था कि मैंने इतने कम उम्र वाले एक IAS ऑफिसर के साथ खाना खाया। 19 फरवरी के दिन मैं लाइब्रेरी में बैठा पढ़ाई कर रहा था और मुझे उसका फ़ोन आया। मैंने कहा अंसार UPSC का रिजल्ट आ गया। मैंने कहा माय गॉड, मेरे वहाँ पर हार्ट बीट्स बढ़ गए, मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। उसने कहा तेरा रोल नंबर बता। मैंने कहा ले लो भाई। मैंने उसको मेरा रोल नंबर भेजा
और उसने मुझे कॉल करके बताया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम पास हो गए हो। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो खुशी क्या थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सातवें आसमान पर हूँ, मेरे पैर ज़मीन पर ही थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था। उस दिन शिव जयंती थी, पूना में नगाड़े बज रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे जीत के लिए बज रहे हैं। शिव जयंती के दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे गिफ्ट मिल गया हो कोई। मैं बहुत खुश था। मैं मेरे दोस्तों के पास गया, हमने सेलिब्रेट किया। अब डिसाइड किया कि चलो बाहर खाने के लिए चलते हैं। अब जनरली देखिए, एक रूल तो ये है कि जो कुछ जीतता है उसको ही खिलाना पड़ता है, उसको ही बिल पे करना पड़ता है। लेकिन मेरे फ्रेंड्स को पता था कि बंदे के पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि यार छोड़ो यार, बाहर क्यों जाना, रूम पर ही खा लेते। तो हमने उसके रूम पर ही खाना खाया था। मेरे पास सच्ची आज शब्द नहीं, आपकी बातें सुनकर कि इतनी खुशी हो रही है कि एक बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँचा है और अब जल्द ही आपकी नौकरी की शुरुआत होने वाली है। आपको लगता है अंसार, आप जहाँ से आए हैं, आपका जो बैकग्राउंड है, क्या वो आपको एक अलग ऑफिसर बनाएंगी? मैं ये सोचता हूँ कि मेरे लाइफ में मैंने जो फेस किया है वो किसी और को फेस ना करना पड़े। तो जाहिर सी बात है कि मैं एक अच्छा ऑफिसर बन पाऊँगा। मेरे साथ वो मोटिवेशन रहेगा। जब भी मैं किसी बच्चे को कोई काम करते हुए देखूंगा तो मुझे वो फील आएगा कि कुछ साल पहले मैं भी ऐसा काम कर रहा था और मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं किसी को चाय सर्व करता था या किसी का टेबल साफ़ करता था। तो वो फीलिंग आएंगी और मैं उसके लिए काम करूँगा। तो मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा ऑफिसर बन पाऊँगा जस्ट बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड। आज अगर पीछे मुड़ के देखते हैं और अपनी ज़िंदगी की कोई एक चीज़ बदलना चाहें तो क्या होगा? मेरी ज़िंदगी की, मैं चाहूँगा कि मेरा बचपन फिर से आ जाए और मेरे पिताजी उसमें IAS हो। सो जैस मुझे तो जब मुझे कोई यूनिफॉर्म ना मिला हो या कोई किताब ना मिली हो तो वो मुझे मिल जाए। कोई एक मैसेज जो आप सब लोगों को, और सिर्फ जो यहाँ बैठे हैं वो नहीं, जो बहुत सारे लोग टेलीविजन पर आपको देख रहे हैं और उसमें से बहुत सारे IAS की तैयारी कर रहे होंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा, एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का अगर IAS बन सकता है, जिसने अपनी लाइफ में सारे ऑड्स देखे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश का कोई भी बच्चा, और गरीब से गरीब बच्चा भी, और किसी भी मजहब का बच्चा IAS बन सकता है। आप सभी मैंने 10वीं पूरी की। 21 मार्च को मेरी परीक्षा खत्म हुई थी और 24 मार्च को मेरे पापा की डेथ हो गई। हमारी छोटी सी बाइसिकल रिपेयरिंग की दुकान है। तो पापा के जाने के बाद एक निर्णय लिया कि घर के सब प्रेशर डालने लगे कि अभी घर का किसी को तो का ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने डिसीजन ले लिया, यार अभी पढ़ाई छोड़ देंगे, क्या करना है, 10वीं कर ही ली थी। तो एक डिसीजन लिया कि अभी पापा के धंधे को वापस रिवाइव करेंगे, पूरी तरह से डेडिकेटेड काम करेंगे, और पढ़ाई छोड़ने का पूरा मन बना के मैं धंधे में आ गया। उसके बाद फिर रिजल्ट आया 10th का, तब मैं अपने स्कूल में टॉपर था। घर पे आया, सब रो रहे थे। अभी बहुत अजीब लग रहा है। मैं कल इतने इंटरव्यूज दिए, मैं कभी नहीं रोया। पता नहीं, चाणक्य मंडल का स्टेज है, अपने परिवार जैसा है, इसलिए रोना आ रहा है। हाँ, तो मैं घर पे आया, मम्मी से बातचीत हो रही थी। फिर मम्मी ने तभी मेरे को पहले ही बोल दिया कि हम लोग सब काम करने वाले हैं, तू पढ़ाई कर। तो 11th और 12th ये दो मेरी ज़िंदगी के अभी तक सबसे कठिन वर्ष रहे। मेरा उस समय शेड्यूल ऐसा था, मैं सुबह 7 बजे 6 बजे उठता था, निकलता था 7 बजे कॉलेज, 1 बजे वहाँ से, 2 बजे से रात को 10 बजे तक मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था। मेरी बहन स्कूल में पढ़ाती थी, ट्यूशन्स पढ़ाती थी। मेरे को 1 मिनट सेटल होने देंगे? या प्लीज। ओके। मुझे यूजुअली रोना नहीं आता है सब बताते हुए, मैं बहुत प्राउड हूँ ये सब चीज़ के लिए, लेकिन गॉड नोज क्यों हो रहा है। ओके, सो मैंने फिर मैं सुबह 7 बजे से 1 बजे तक कॉलेज में रहता था, आता था 2 बजे से रात को 10 बजे ट्यूशन पढ़ाता था। 10 बजे रात को दुकान पे जाके हिसाब किताब करके दुकान बंद करके वापस घर पे आते थे। फिर रात को पढ़ाई, वही 12-1 बजे तक सोना, जैसे अभी शेड्यूल है वैसे तभी भी था। तो मेरी मम्मी उस समय दुकान चलाती थी, मेरी बड़ी बहन है मुझसे एक, वो स्कूल में पढ़ाती थी, ट्यूशन्स पढ़ाती थी। तो मेरा 11th-12th जो है पूरा इसी तरह से गया हुआ है। तो मुझे अभी मैं एक प्रसंग बताना चाहता हूँ। मैं 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट लगा था और मुझे एडमिशन लेने के लिए वो अभी डोनेशन लगता है ना, तो 10,000 रुपये, हमारे यहाँ एक ही कॉलेज है अच्छा जहाँ पे पढ़ाया जा सकता है। सो वहाँ पे 10,000 रुपये डोनेशन था, भरना था, पैसे नहीं थे।
तो ऐसा मैं और मम्मी ऐसे दुकान पे बाहर बैठ के ऐसे चर्चा कर रहे थे। मैं बोला मम्मी को, मम्मी जाने दो, क्या करना है, मेरा मन वैसे भी बन चुका था, मेरे को दुकान करना है ना। सो मैं बोला मम्मी जाने दो, क्या करना है पढ़ाई करके, मैं 1 साल रुकता हूँ, अगले साल वापस से देखा जाएगा कुछ होगा क्या। और मम्मी वैसे मायूस बैठी थी। तो मेरे पापा का जो ट्रीटमेंट करते थे वो डॉक्टर में दुकान के सामने से जा रहे थे, वो अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए थे। और वो मुझे देख के रुके, वहाँ पे रुके, उन्हें पूछा क्या चल रहा है, तो मैंने पूरा बताया कि सर ऐसा ऐसा है, मैंने सोचा है मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, है ना। तो उन्होंने अपनी जेब से तुरंत 10,000 रुपये निकाल के दिया, बोला ये लो, जाओ एडमिशन करवा के आओ। सेकेंड लिस्ट लगने को आधा घंटा बाकी था, तब मैं वहाँ पहुँचा, है ना। और बहुत रिक्वेस्ट की, लिस्ट बन चुकी थी सेकेंड लिस्ट, है ना, बहुत रिक्वेस्ट की, ऐसा करके मेरा 11th-12th का एडमिशन हुआ। एडमिशन तो हो गया, 600 रुपये महीना फीस है, क्या किया जाए। तो मैं जब पहले एडमिशन लिया तो मेरे दिमाग में बहुत चीज़ क्लियर थी, मैं पैसे भरने वाला नहीं हूँ, है ना। मैं बोला मैं जी तोड़ पढ़ाई करूँगा, मैं अच्छा मार्क्स लेके आऊँगा और मैं बाद में हमारे जो प्रिंसिपल हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी फ़ीस माफ़ कर दी जाए। पहले ही महीने में मैं क्लास में, अभी भी जो लोग जानते हैं मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी है, मैं एक भी क्वेश्चन पूछ लो तो सब थोड़ी आवाज़ मजबूत लगती है ना। तो सारे टीचर्स इंप्रेस हो गए और सबको पता चल गया था कि मेरे घर पे ऐसी सिचुएशन है। 2 साल की पूरी फीस मेरे टीचर्स ने भरी है, मैंने 1 रुपया फ़ी भरा नहीं है 11th-12th। इसके बाद 12th का CET वगैरह दिया, ये सब के मैंने 1 रुपया मेरी पढ़ाई पे आज तक खर्चा किया नहीं है। मेरी मम्मी ने किया है, ऑफकोर्स बहुत कम किया कंपेरेटिवली। मेरे को सबका, मेरे फॉर्म्स का पैसा कोई भर देता था, मेरे बुक्स का पैसा कोई दे देता था, ऐसा हुआ है। CET दी, CET में 180 मार्क्स आए 200 में से। ये हुआ कि एडमिशन लेना है। अब इंजीनियरिंग में अच्छा खासा पैसा लगता है, तो मम्मी ने 2 साल में पैसे जमा करके रखे थे, बहन कमाती थी, मेरी सैलरी थी। फर्स्ट ईयर का हो गया, बोला फर्स्ट ईयर में जाके 1 लाख रुपए का पूरा बजट था, 70,000 फीस, रहना खाना, 1 लाख रुपए का बजट था। बोला ठीक है, अपना फर्स्ट ईयर हो गया, एडमिशन ले लिया। अगेन सेम थिंग, मैंने बोला कि फर्स्ट ईयर का फीस भर दिया, सेकंड ईयर का फीस भरने का नहीं है। फर्स्ट ईयर में आया, सबने डराने लगे, यार इंजीनियरिंग में तो बैकलॉग लगता ही है ना, बिना बैकलॉग के अगर तू पास हो गया तो इंजीनियरिंग की ही नहीं है, ठीक है। जो टॉपर लोग होते हैं वो अलग ही दुनिया के होते हैं। सो मैं थोड़ा सहम गया, लोगों ने क्लासेस वगैरह लगा लिए, सब्जेक्ट के लिए मैं क्लासेस लगा नहीं सकता था, तो मैंने फुल टाइम अच्छी तरह से मैंने बोला यार इनको हटाओ, मेरे को जो करना मैं वो करता हूँ, ठीक है। ये एटीट्यूड मेरे अंदर मेरी मम्मी की वजह से आया, मेरे को जो करना है उस पर ध्यान देता है, दुनिया क्या बोल रही है उससे क्या करना है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट सेम में पढ़ाई शुरू की, मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में 86% आए, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था। जब 86% आ गए, सारी टीचर्स ने नोटिस किया, अरे 86% तो MIT का रिकॉर्ड है। अब बाद में ब्रेक हो गया, अभी तो कुछ भी आ जाते मार्क्स, ठीक है। तो उस समय रिकॉर्ड था, तो टीचर्स ने नोटिस किया, अरे ये कौन है। फिर माधवी लता मैडम नाम की एक मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर है, तो वो उन्होंने मेरे को राखी बांधी है, शी इज़ माई राखी सिस्टर। तो उन्होंने बुलाया, अरे वरुण क्या है, तो मैंने मैम को पूरा सिचुएशन घर की मेरी एक्सप्लेन की, और उन्होंने एक प्रोफेसर से लेकर, डीन से लेकर, डायरेक्टर से लेकर हर एक को मेरी सिचुएशन पहुंचा दी, एंड वहाँ से एक प्रोसेस चालू हो गया, ठीक है। सेकेंड ईयर तक वो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था, तो मेरी फीस मेरे फ्रेंड्स ने भरी है ना, फ्रेंड्स ने, उनके पेरेंट्स ने। मेरा एक फ्रेंड शायद यहीं बैठा है, भी आया है, मैसेज आया था। ओके, तो सेकेंड ईयर में ऐसा हो गया। फिर थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में वो फ्रीशिप मिल गई, मेरी इंजीनियरिंग खत्म हो गई। इंजीनियरिंग होने के बाद अभी ये सिविल सर्विसेज का भूत कैसे आया। अभी इंजीनियरिंग के बाद मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, मुझे गोल्ड मेडल मिला हुआ यूनिवर्सिटी का। ऐसा था कि अभी इंजीनियरिंग के बाद क्या, जॉब वगैरह के लिए इंटरव्यूज दिए, जॉब्स लग गई, मेरे को बहुत 5-6 जगह से अभी भी ऑफर्स हैं, मतलब स्टैंडिंग है। बोला कि अभी भी आपको आना है, आप कॉल करो, आ जाओ, ठीक है। सो प्लेसमेंट अच्छी हो गई थी, लेकिन हमको भूत सिविल सर्विस का तब तक चढ़ चुका था। सबसे पहले मेरे को कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब मिली थी, तो मैंने बोला यार कॉर्पोरेट में नहीं जाते हैं, हमको अपने टेक्निकली रहना है, हम पब्लिक सेक्टर में जाएंगे। पब्लिक सेक्टर की तैयारी, मतलब गेट वगैरह की मैंने गेट थर्ड ईयर में दी थी, मेरा रैंक 384 आया। फाइनल ईयर में दी 143 आया। बोला यार अब तो सेट है, IIT मिल रहा है, सब मिल रहा है, किसी भी कंपनी में जॉब मिल जाएगा। ये PSU का जॉब मिल गया, तब मैं कुछ लोगों से मिलने गया, है ना, ऐसे ही चर्चा करते करते। तो उन्होंने बोला यार तू टेक्निकली इतना अच्छा है ना, यू आर सो गुड, यू आर सो ब्राइट, वाई डोंट यू गिव IES, इंजीनियरिंग सर्विसेज।
अब मैंने सिलेबस देखा, बोला यार ये तो अपना ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी शुरू करते हैं। तो अभी तक मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, ठीक है, मैंने गेट दे दी थी और आई वॉज अबाउट टू टेक एडमिशन। तो मैंने बोला यार इंजीनियरिंग सर्विसेज करते हैं, पीएसयू छोड़। तो मैंने पीएसयू को नहीं लिया, मैंने इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी शुरू की। 3-4 महीना मैंने वो किया, ठीक है, 3-4 महीना वो किया। तब लोगों से बातचीत चालू ही रहती है, आप वैक्यूम में जाके पढ़ाई नहीं शुरू करते, है ना। सो आप लोगों से बातचीत करते, तो किसी ने मेरे को सजेस्ट किया है तू इतना ब्राइट है ना, तू इंजीनियरिंग सर्विसेज क्यों कर रहा है, तू सिविल सर्विसेज देख, है ना, वो तो और बड़ी पोजीशन है। तो मैंने बोला हाँ यार ये भी सही है ना। तो सिविल सर्विसेज का देखते हैं क्या है। तो पहले तो उठाया हिस्ट्री ज्योग्राफी, कुछ नहीं समझा। मैं बोला यार ये तो सर का दर्द है ना। तो उसके बाद मैंने बोला करेंगे। तो मैं एक जन से मिलने गया था। अब मैं यहाँ पे दूसरा रीज़न बताता हूँ हम क्यों पीछे रह जाते हैं। मैं एक जन से मिलने गया था, वो बोल रहे थे कि यार यूपीएससी में जो पास होते हैं ना, ये तो 30 मार्क खान होते हैं, है ना, मतलब ये। तो देखो जब आप खुद को सब स्टैंडर्ड समझने लगते हो कि यार वो 30 मार्क खाने में सब स्टैंडर्ड हूँ, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और सब स्टैंडर्ड में कभी कंपटीशन नहीं होता, ठीक है। अगर आप खुद को सब स्टैंडर्ड मान लिए हैं तो आप कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से कम्पीट ही नहीं कर सकते, है ना। तो मैं जब उनसे मिलने गया था तो मैंने उनको बोला था कि वो होगा 30 मार्क खान, मैं भी 30 मार्क खान हूँ। घर का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, तो मम्मी बोल रही थी यार अब तो जॉब करना है, अब मैं थक गई हूँ, मेरे को पैसे चाहिए अभी, और मेरे को सिविल सर्विसेज का भूत चढ़ा था। तब मैं 10-15 दिन मेरी मम्मी मेरे से बहुत नाराज़ थी, बोलती नहीं थी, बातचीत हमारी होती थी, लेकिन आपको समझता है राइट, मम्मी और बेटे का एक कनेक्शन होता है, आपको समझने लगता है कि आपकी मम्मी आपसे नाराज़ है। लेकिन तब तक मेरी ज्वाइनिंग की डेट जा चुकी थी, मम्मी भी कुछ कर नहीं सकती थी, तो मम्मी ने भी फिर मेरे को सपोर्ट किया। बाद में मेरी मम्मी ने मेरे को फुल सपोर्ट किया किसी भी तरीके से। अब आ गया जनवरी का टाइम। जनवरी 2013 मैंने डिसीजन लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है। जनवरी 2013 मैंने प्रिपरेशन शुरू की। मई 2013 में मैंने डिसाइड किया कि मेरे को प्रीलिम्स देनी है। मेरे पास 4 ही महीने थे प्रिपेयर करने के लिए, तब तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, ठीक है। 4 महीने में पढ़ाई कैसे करनी है मैं लेक्चर्स में बहुत बार डिस्कस करता हूँ, मैं अभी उस पर 2-2 घंटे के लेक्चर्स लेता हूँ उस पर, ठीक है। तो 4 महीने में मैंने न्यूज़पेपर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, प्रायोरिटाइज किया, सारे सब्जेक्ट्स नहीं किए। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री आज तक नहीं पढ़ी है, ठीक है। और मुझे अभी भी कुछ क्वेश्चंस पूछ ले तो मैं वहाँ से कभी कभी चला जाता हूँ, यार नहीं ये अपनी बस की बात नहीं है। तो मैंने बहुत सिलेक्टेड स्टडी की, बहुत फोकस स्टडी की। 4 महीने में मैंने प्रीलिम्स दी। अब प्रीलिम्स देने के बाद एक फीलिंग आ जाती है, यार अपना प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, ठीक है। सो मैं एग्जाम हॉल के बाहर निकला तो अरे वो फीलिंग थी, अरे यार अपना प्रीलिम्स क्लियर हो जा रहा है, अब मेंस की तैयारी करना शुरू करना है। ओके ठीक है, मेंस की तैयारी शुरू। अब मेंस के लिए ऑप्शनल सेलेक्ट करना है। अब ऑप्शनल मैं लोगों से पहले बात की थी तो बोला था ज्योग्राफी ऑप्शनल अच्छा है, पबैड अच्छा है, बहुत लोग लेते हैं। तो मैंने ज्योग्राफी की पढ़ाई शुरू की। ज्योग्राफी पढ़ा, वो सविंद्र सिंह उठाया, अरे यार ये क्या बोल रहा है, 2 चैप्टर्स हुए, 2 चैप्टर्स इतने ज़्यादा हो गए कि कुछ समझ नहीं रहा था। मैं बोला यार ज्योग्राफी अपने बस की बात नहीं है, हटाओ, बस की बात नहीं है। पबैड उठाया, वो थिंकर्स की लिस्ट, अरे बाप रे सर दुखने लगा, तो पबैड हटाया। उसके बाद मैंने एंथ्रो उठाया, वो हटाया, साइकोलॉजी उठाया, वो हटाया। अब इसमें जो है अब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था मेरा, ऑप्शनल फाइनल नहीं हुआ था। अब ऐसी हालत में क्या किया जाए। मैं चिन्मय भैया के पास गया, अरे चिन्मय भैया ये क्या हो गया है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो चिन्मय भैया ने बोला एक काम कर, तो अब तू पोल साइंस पढ़ के देख, ठीक है। तो मैंने पोल साइंस की शुभ्रा रंजन की बुक है, मैंने वो उठाई और वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, तो मैं वो पढ़ा। मैं बोला हाँ यार ये जम रहा है अपने को। लेकिन तब तक मेरा तो अभी भी फाइनल नहीं हुआ था, मेंस के फॉर्म भरने का मौका आ गया था, है ना। अब मैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा था, तब मैं सारी बुक सामने लेके बैठा था, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, है ना, और मैं सोच रहा था मैं ऑप्शनल कौन सा भरूँ, ठीक है। सो फाइनली मैंने वहाँ पे पोल साइंस डाला और उसके बाद मैंने पोल साइंस लिया, बोला अभी ये सब साइड हटाएगा, मेरा ऑप्शनल पोल साइंस है, ठीक है। तो ऐसे करने के बाद मैंने पोल साइंस की प्रिपरेशन शुरू की। दिसंबर में मेंस थी। मेंस में मेरा GS1 GS2 का पेपर बहुत खराब गया था, मतलब मैं ऋषिकेश भैया मेरे साथ ही थे, है ना। और GS1 का पेपर निकलने के बाद मैं डिप्रेस था, मैं खाना नहीं खाया था, वो ब्रेक होता है बीच में 2 घंटा। मैं बोल रहा था भैया मैंने 125 का अटेम्प्ट किया है 250 में से, वो बाद में ज़्यादा था, मैंने उस समय मिस कैलकुलेट किया था, हाँ ठीक है। तो भैया मैंने इतना कम अटेम्प्ट किया है, हाँ। तो मैं एकदम प्रेशर में था, लेकिन अटेम्प्ट कम ही है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरा रीज़न क्या है सेलेक्ट होने का, मेरा अटेम्प्ट बहुत कम है। मैंने मेरे आंसर्स को हमेशा ओरिजिनल रखा है। मैं 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड से मैंने कभी डाइजेस्ट फॉलो नहीं किया कोई, मैं अपने आंसर्स खुद बनाता हूँ। मैं नोट्स मेकिंग का मैं सबको एडवाइस देता हूँ कि नोट्स बनाने चाहिए, 4 फायदे हैं वगैरह वगैरह। नीचे बैठे थे, रिजल्ट आने वाला, मेरे को चिन्मय भैया का मैसेज आया कॉन्ग्रेचुलेशंस करके। तो मैं चिन्मय भैया को फ़ोन लगाया, भैया आपने रिजल्ट देखा क्या? हाँ, तो भैया बोले हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, तो मैंने पूछा भैया आपने रैंक देखी क्या मेरी कितनी है? तो भैया ने बोला 32। मैं बोला हाँ 32 कितना, 132 232 कितना 32, है ना।
सो भैया ने बोला नहीं ओनली 32। मैं बोला अरे बाप रे, तो मुझे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, अरे यार अपनी ओनली 32 रैंक है ना। सो ये विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यूपीएससी आंसर्स कैसे इवैल्यूएट करती है। मुझे ऐसा लगता था कि वो अटेम्प्ट कितना है इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि अगर आपके आंसर्स ओरिजिनल है तो आप अगर अटेम्प्ट थोड़ा कम भी होगा तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। आपसे जो गलतियां हो गई हैं आपके और सोचने से वो गलतियां करेक्ट नहीं होंगी, ठीक है। आपका काम ये है जो गलतियां हो गई हैं उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए आगे की आप प्लानिंग कैसे कर रहे हो। मैं बैकलॉग्स कैसे क्लियर करता था मैं ये बताता हूँ, मैंने क्लास में बहुत बार बताया। हम जब न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो आपको 10 टर्म्स नए दिखाई देते है ना, कि यार मेरे को ये 10 टर्म्स की स्टडी करनी है आज। तो मैं एक नोटबुक बनाई थी, मैं उसमें वो सारे टर्म्स लिखता था कि आर्टिकल 72 पढ़ना है, प्रेसिडेंट के पावर्स पढ़ने हैं, ठीक है, ऐसे। उसके बाद मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ के हो जाता था तो मैं इंटरनेट पर रोज़ 2 घंटा का मैंने टाइम रखा था कि 2 घंटा बैठ के वो टॉपिक्स के ऊपर सर्च करना है। तो इंटरनेट पर बैठे तो कई बार क्या होता है 10 टॉपिक्स आपने लिखे तो 5 ही टॉपिक्स हो पाते हैं। किसी दिन अपने को आलस हो जाता है तो अपन 2 घंटे की जगह 1 ही घंटा पढ़ते हैं, ठीक है। सो ऐसे करके वो 5 हो गए तो दूसरे दिन में चले जाते हैं, तो आपके दूसरे दिन ऐसे बैकलॉग जो है बढ़ता जाता है। तो कई बार क्या होती है वो लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है, फिर एक दिन सडनली टेंशन आने लगता है, यार ये लिस्ट इतनी लंबी हो गई है ना, अब इसको क्लियर करने में अपना पूरा दिन जाएगा। तो जब ऐसा होता था तब मैं उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करता था और बोलता था आज से नया लिस्ट चालू करेंगे, ठीक है। सो अभी जो गलतियां हो गई हैं, ठीक है, उनको करेक्ट करना चाहिए। न्यूज़पेपर के केस में काम करता है क्योंकि न्यूज़पेपर में चीज़ें रिपीट होती है ना। आपने जो 1 महीने पहले पढ़ा था अगर वो इंपॉर्टेंट होगा तो उसको कोई ना कोई फॉलो अप करेगा, ठीक है। तो आपको फ्यूचर में वो चीज़ दिखेगी, आप फ्यूचर में उसको वापस से इंटरनेट पर रेफर कर सकते हैं। तो मैंने न्यूज़पेपर के केस में ये बैकलॉग क्लियरेंस का केस चलता है, ठीक है। सो इस तरह से मैंने मेरी यूपीएससी की तैयारी की, मेंस क्लियर हो गए, ठीक है। अभी इंटरव्यू में क्या करना है ना। इंटरव्यू में जाते टाइम मैंने तो पढ़ाई ज़्यादा की नहीं है ना। मैं जनवरी में प्रिपरेशन शुरू किया है, लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है कि इस सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है। सो मुझे पता नहीं था क्या करना है इंटरव्यू में। तो यूपीएससी इंटरव्यू बहुत कॉर्डियल होता है, बाहर जैसे लोग डराते हैं ना वैसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग इंटरव्यूज नहीं दिए हैं ना वो डराते ज़्यादा हैं। जो इंटरव्यूज दे के आए हैं आप उनसे बात करेंगे ना तो वो बताएंगे नहीं यार मस्त है, चिल रहते हैं, आराम से जाओ देख के आओ। तो उसके बाद आज का दिन है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो ये मेरी जर्नी की पूरी स्टोरी है। एक्चुअली मैंने बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट कर दी हैं, लेकिन एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा हैं, टाइम बहुत कम है। एक्चुअली 15 मिनट में अपना प्रोग्राम खत्म होने वाला है, तो इसके लिए समय की पाबंदी की वजह से अपन नहीं बात कर पाएंगे। मैं होप करता हूँ फ्यूचर में अपन वापस से मिलेंगे और अपन और बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच।